हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर नंबर 9। और आज का टॉपिक है बच्चों हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या कहिए पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों, ये जो आज का जो लेक्चर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है from the point of view of both boards and competitive exams like JEE and NEET। तो बहुत इजी है और बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है आज का। तो बेसिकली मसला क्या है, मतलब हम पढ़ने वाले क्या हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल है और वो डिफरेंट एंगल्स पर, कभी 0 डिग्री पर, कभी 180 डिग्री पर, कभी 90 पर, कभी 45 पर, मतलब किसी भी एंगल पर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। तो वो आपसे पूछेगा कि अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इतने एंगल पर एंटर कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस पाथ पर मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन पर मोशन करेगा, या सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा, या हेलिकल पाथ पर मोशन करेगा, या कुछ और पाथ होगा। ठीक है, तो टॉपिक क्लियर है। और लास्ट में हम बड़े ही मजेदार कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के इस टॉपिक को करने के बाद, थ्योरी करने के बाद, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो हमारी कॉन्सेप्ट को एकदम नीट एंड क्लीन जिसे कहते हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे से मतलब क्लियर कर देंगे। ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है बच्चों, फिजिक्स में अगर आपने 11th की फिजिक्स को पढ़ा होगा, वहां मोशन आपने पढ़ा होगा, तो किसी भी पार्टिकल का जो पाथ होता है, किसी भी पार्टिकल का जो पाथ होता है कि भाई वो कैसे पाथ पर मोशन करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी और जो उस पर फोर्स लग रहा है उसके बीच कितना एंगल है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूं, ठीक है, जैसे हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ी थी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी सपोज कीजिए नीचे की तरफ ड्रॉप की गई है, ठीक है, तो मान लीजिए उसकी जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है। इनिशियल वेलोसिटी हमने सपोज u है और हमने डाउन मतलब नीचे की तरफ उसको वेलोसिटी दी है, ठीक है, और ग्रेविटी जो फोर्स आप जानते हैं वो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, Fg। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स के बीच, ग्रेविटी के बीच जो एंगल है वो 0 है। और मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते थे इनिशियल वेलोसिटी u से, और ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है आपका Fg, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच जो एंगल है वो है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, इन बोथ केसेस, बॉडी चाहे नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, इन बोथ केसेस मतलब चाहे एंगल इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स के बीच एंगल चाहे 0 हो या 180 डिग्री हो, बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रही थी। तो मैंने यहां से मैं कह सकता हूं सेफली कि अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स के बीच एंगल अगर 0 है या 180 डिग्री है तो बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मोशन करेगी। ठीक है, एक दूसरा केस और हो सकता है, मतलब दूसरा केस क्या हो सकता है स्ट्रेट लाइन का, कि सपोज बॉडी पर F नेट ही 0 हो, मतलब बॉडी पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो बॉडी जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में जा रही है वो उस स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। मतलब ना डायरेक्शन चेंज होगी, ना स्पीड, मतलब ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी तो एक ही केस में कांस्टेंट हो सकती है कि बॉडी की जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन पर चल रही हो, क्योंकि अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी तो पाथ कर्व हो जाएगा, आया ना। ठीक है, तो दूसरा केस ये हो सकता है। क्लियर। उसके बाद हमने पैराबोला पढ़ा था बच्चों, है ना, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन आपको याद होगी। बॉडी की ये वेलोसिटी थी इनिशियल, और ये था आपका ग्रेविटी F, ठीक है, और ये आपका एंगल थीटा, ये एंगल था आपका थीटा। तो इस केस में जो मोशन थी वो कैसी थी? हमारी पैराबोला। क्लियर, ये कैसा था? पैराबोला। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स के बीच
बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है उसके बीच एंगल थीटा है ना। थीटा अगर थीटा है अदर देन मतलब थीटा 45 हो 60 हो तो वो बॉडी किसी न किसी कर्व पर चलेगी। अब वो कर्व आपका पैराबोला हो सकता है, वो कर्व आपका एलिप्स हो सकता है, वो कर्व आपका ठीक है कुछ भी हो सकता है। लेकिन थीटा का एक स्पेशल केस और है बच्चों कि अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और उस पर जो फोर्स लग रहा है उसके बीच अगर एंगल आपका 90 डिग्री था तो याद कीजिए वेलोसिटी और फोर्स के बीच एंगल 90 डिग्री किस मोशन में रहता है, ठीक है, तो वो मोशन होती थी हमारी सर्कुलर मोशन और अगर हम इलेबोरेट करके कहें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इट मींस अगर फोर्स और इनिशियल वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री है तो वो बॉडी कैसे पाथ पर चलेगी, सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगी। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस टॉपिक में आज के इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है और वो डिफरेंट एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा होगा, तो हमको बताना है कि भाई वो कैसे पाथ पर चलेगा चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर जो लिख रहा है ना पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं लिख देता हूं कि पाथ ऑफ, आप नोट करते चले जाएं, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात ठीक है साहब। तो सबसे पहला केस फर्स्ट है बच्चों हमारा, केस फर्स्ट, when angle between velocity vector and magnetic field is 0 degree or 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये सिचुएशन कैसे है कि सपोज ये है साहब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया B, और ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, प्लस Q, और ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से एंटर कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। दूसरा केस ये हो सकता है बच्चों कि वही चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो इट मींस यहां पर थीटा हो गया साहब आपका 0, ठीक है। यहां वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है तो यहां पर थीटा हो गया साहब हमारा 180 डिग्री। क्लियर। अब बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाता है जिसे हम बोलते थे मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय Fm इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था हमारा Fm इज इक्वल टू QVB sin थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है 0 और यहां वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है 180। आप यहां पर थीटा की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 और 180 रखेंगे तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो जब यहाँ पर थीटा की कोई भी वैल्यू हम रखेंगे इनमें से 0 और 180 में से, तो ये कह रहा है कि जो Fm होगा मतलब चार्ज पार्टिकल पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर। अब मैंने अभी आपको बताया कि मतलब इस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पार्टिकल है तो उसमें मास भी होगा तो ग्रेविटी तो लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होते हैं या मैग्नेटिक पढ़ रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। इन केस के जब वो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, आपको मास गिवन है ना,
और आपको बोल रहा है कि ग्रेविटी मतलब नेग्लेक्ट नहीं है, आप तभी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो ग्रेविटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा जब तक, तो हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट मानते हैं। तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि ग्रेविटी का कोई खास इफेक्ट है नहीं, तो केवल कौन सा फोर्स लगेगा फिर? मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कौन क्या है? जीरो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो है तो वो ऑलवेज कैसे पाथ पर चलेगा? स्ट्रेट लाइन पर। तो इन दोनों केसेस में पार्टिकल जिस वेलोसिटी से चल रहा था वो उसी वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। पार्टिकल जिस वेलोसिटी से एंटर किया था उसी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड से एग्जिट कर जाएगा। इट मींस इस केस में अगर पार्टिकल 0 या 180 डिग्री पर एंटर करता है तो पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन, क्लियर? तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है? अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, क्लियर? अब साहब केस सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिए, ठीक है? आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, ठीक है? तो मैं इसको रफ कर देता हूं, अब काफी टाइम हो गया। चलिए, तो इसको अब पोंछा लगा देते हैं बच्चों, ठीक है? अब आते हैं दूसरे केस पर। भाई 0 हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब जो दूसरा केस है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो केस सेकंड है साहब, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, ठीक है? या ये कहिए एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर 90 डिग्री। तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो केस है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में भी यूं समझिए कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, वो इसी वाले केस से आएगा, केस सेकंड से, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है ना? तो यहां पर सिचुएशन क्या है कि ये साहब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर? और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक चार्ज पार्टिकल है सपोज प्लस क्यू, और ये बी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है साहब। ये आपका चार्ज पार्टिकल और ये बी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। कैसे? भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रॉस का मतलब -z, ठीक है? और जो वेलोसिटी है वो प्लस y में है, अपवर्ड डायरेक्शन, और y और z एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इट मींस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है? अब इसके बाद क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट कहती है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। तो अब फोर्स लगेगा तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अब हमको ये पता करना है। तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमने रूल तैयार किए थे लास्ट लेक्चर में, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? 3 तरीके थे। जिसको अगर कोई मतलब जानकारी नहीं है, अगर आप में से किसी को जो देख रहे हैं, तो लास्ट लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि लास्ट लेक्चर से इसका सीधा कनेक्शन है इस लेक्चर का, ठीक है ना? तो अब सब डायरेक्शन अगर हम पता करें तो राइट हैंड पाम रूल से अगर देखेंगे तो देखिए राइट हैंड थंब रूल कहता है कि फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करें, तो फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर लिया मैंने -z, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है? तो फिंगर हो गई हमारी -z में, थंब हो गया करंट की डायरेक्शन में, तो जो फोर्स है वो आउटवर्ड नॉर्मल ऑन दी पाम मतलब -x में लगेगा, क्लियर? -x में। तो कहने का मतलब ये जो फोर्स है आपका ये कुछ इस तरह से लगेगा, क्लियर है ना? इसका मतलब पार्टिकल जाना चाह रहा है सीधा, लेकिन फोर्स उसे खींच रहा है इधर, क्लियर? तो क्या होगा? याद कीजिए, अभी जो मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और
पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और जो उसको फोर्स लग रहा है उसके बीच एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो कैसे पाथ पर चलेगा? सर्कुलर पाथ पर। तो इन दैट केस दिस पार्टिकल विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। ये पार्टिकल कैसे पाथ पर चलेगा बच्चों? मान लीजिए ये है वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की और ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और ये हो गया साहब आपका फोर्स Fm। क्लियर? ये हो गया आपका फोर्स। जब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम के आएगा यूं तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल ये हो जाएगी और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा Fm। जब ये चार्ज पार्टिकल घूम के ऐसे आएगा तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी टेंजेंशियल ऐसे डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा ये Fm। ठीक है? जब चार्ज पार्टिकल आपका यहां होगा तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है, ठीक है, और फोर्स हो जाएगा आपका अपवर्ड, ये हो गया आपका Fm। क्लियर? कहने का मतलब चार्ज पार्टिकल कहीं भी हो जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लग रहा है वो ऑलवेज सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो आपको याद होगा 11th में जब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ी थी तो उसमें था सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर बॉडी पर सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी पर कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हियर this magnetic force provide the required centripetal force to this charge particle। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले तो कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? Fm is equal to QVB sin theta where theta is 90 डिग्री। तो Fm is equal to QVB because sin 90 की वैल्यू 1। ठीक है? एंड this magnetic force will provide the required centripetal force to the charged particle, clear? It means QVB will be equal to mv square upon r, where r is the radius of circular path। चार्ज पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ये उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है। क्लियर? तो QVB इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, तो b से एक b कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बच्चों r इज इक्वल टू आ गया mv अपॉन QB। ये आ गया आपका चार्ज पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा उस सर्कुलर पाथ की रेडियस के लिए फॉर्मूला। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो ऑलवेज वो कैसे पाथ पर चलेगा? सर्कुलर पाथ पर। और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी? mv अपॉन QB, वेयर m क्या है साहब? मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है? Q समझ गए होंगे चार्ज, B मैग्नेटिक फील्ड और V क्या है? वेलोसिटी और स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। V क्या है आपका? स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है? स्पीड ऑफ पार्टिकल। क्लियर? अब साहब ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों R इक्वल टू mv अपॉन QV, अब पूरी जो कहानी है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है। पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है। कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड से, और ज्यादातर मैंने आपको बताया 90 डिग्री वाला केस आता है पूछने को, और 90 डिग्री वाले केस में भी जो भी क्वेश्चन होगा वो इसके आसपास घूमेगा। R इक्वल टू mv अपॉन QV। ठीक है? चलिए अब देखो इसको आगे बढ़ते हैं। देखो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? मोमेंटम P। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू mv अपॉन QV इक्वल टू
P अपॉन QV लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, P इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2m के, अंडर रूट 2m के अपॉन QB। अब आप सोच रहे होंगे वेयर के इज काइनेटिक एनर्जी, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। अगर आपने पढ़ा हो 11th में, नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन ना ले, मैं बताऊंगा ये कैसे आया है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल होती है आपकी K इज इक्वल टू QV वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस। Q चार्ज, ये काइनेटिक एनर्जी की चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहने का मतलब इस Q की जगह मैं QV रख सकता हूं, इस K की जगह पर मैं QV रख सकता हूं, तो ये हो जाएगा साहब अंडर रूट 2m QV अपॉन QB, इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो लो, रेडियस के लिए इतने फॉर्मूले आ गए। अब आप सोच रहे होगे यार ये क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चुटकी में ऐसे पहचान लोगे कि कब कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए बस, आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे ये वाला फॉर्मूला लेना है या ये वाला फॉर्मूला लेना है या ये वाला, ठीक है ना। अब साहब क्लियर, तो ये आ गया रेडियस के लिए बच्चों फॉर्मूला। अब मैं बात कर रहा था ना अभी आपसे कि मैं ये बताऊंगा कि P इक्वल टू अंडर रूट 2m के कैसे आया है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बड़ा सिंपल होता है बच्चों, देखिए भाई हम जानते हैं कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहां से v की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा आपका P अपॉन m हो जाएगा, और इस v की वैल्यू को मैं यहां पर रख दूं तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू हाफ m और P स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा P स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां से P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, सो P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। लो जी, ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ये यहाँ पर P की जगह अंडर रूट 2m के कैसे लिख दिया। K क्या है, काइनेटिक एनर्जी। K क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं हम, चार्ज पार्टिकल की, और चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने K की जगह पर लिख दिया QB, क्लियर। अब साहब अब देखो यहां से ये जो मेन जो मतलब टॉपिक है ना बच्चों, मेन जो कहानी है, मैं क्या कर रहा था कि इस फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमती है, मतलब इस फॉर्मूले में रेडियस किस फैक्टर पर कैसे डिपेंड कर रही है, ये चीज बहुत जरूरी है ना। चलो तो मैं इसको रफ कर देता हूं अब, ठीक है। क्या रेडियस किस फैक्टर पर कैसे डिपेंड कर रही है, जैसे और आपसे देखो बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछता है वो, जैसे अब देखिए जैसे यही फॉर्मूला है तो हम कहेंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मींस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को हम बढ़ाएंगे तो उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस बढ़ेगी। मतलब अगर कम स्पीड से एंटर कर रहा है तो छोटे सर्किल पर घूमेगा, ज्यादा स्पीड से एंटर कर रहा है, जितनी ज्यादा स्पीड से एंटर करेगा उतनी ही बड़े सर्किल पर घूमेगा, ठीक है। उसके बाद R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। मतलब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखी जाए, मतलब जैसे सपोज कीजिए कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दोनों को सेम वेलोसिटी से एंटर कराया तो B सेम, दोनों का चार्ज सेम होता है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराएं, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराएं तो B Q B तीनों कांस्टेंट हो गए दोनों के लिए। तो वो कह रहा है कि R तब किस पर डिपेंड करेगा, मास पर। R किस पर डिपेंड करेगी, मास पर। तो जिसका मास ज्यादा होगा वो बड़ी सर्किल पर घूमेगा। तो क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो प्रोटॉन बड़े सर्किल पर घूमेगा, ठीक है। उसके बाद R इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मींस जिस पार्टिकल का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही बड़ी सर्किल पर घूमेगा, ठीक है। r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा सर्किल की रेडियस उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि इनवर्स है ना। तो b ज्यादा तो रेडियस उतनी ही कम। तो इस तरह से ये हमें मतलब वेरिएशन फॉर्मूले से हमें रेडियस का वेरिएशन समझना है कि रेडियस किस फैक्टर पर कैसे डिपेंड कर रही है, और ये चीज हमें फॉर्मूला अगर याद होगा तो हमें वो चीज समझ में आएगी, ठीक है, कि रेडियस चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट के मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो रेडियस ज्यादा होगी, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के रूट बी के, तो जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज को एक्सेलरेट किया जाएगा चार्ज पार्टिकल की रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चों। अब साहब बात आती है अब आगे कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और एंटर करने के बाद वो एक सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है इस तरह से, ठीक है, और ये उसकी रेडियस, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहां से सपोज करो चार्ज पार्टिकल ने यहां से अपनी मोशन स्टार्ट करी, सपोज चार्ज पार्टिकल ने अपनी मोशन यहां से स्टार्ट की और वापस यहीं पर आ गया, तो उसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो जितने टाइम में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा उस टाइम को बच्चों हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्लियर। तो अब हमें टाइम पीरियड बताना है कि भाई ये जो एक चार्ज पार्टिकल है ये अपना एक चक्कर, अपना एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है। बच्चों आपको एक बहुत ही एक फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट बताता हूं, आपके काम आएगा लाइफ टाइम। फिजिक्स में टाइम पीरियड की कॉन्सेप्ट दो ही जगह पूछी जाती है, या यूं कहिए कि फिजिक्स में टाइम पीरियड की कॉन्सेप्ट दो जगह आएगी बस, या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या फिर ऑसिलेशन बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो जहां कहीं भी टाइम पीरियड की बात आ रही है तो समझ जाना कि इनमें से ही कोई एक मोशन हो रही है वहां पर, या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टाइम पीरियड की बात तो आनी ही है, ठीक है। तो अब टाइम पीरियड निकालना है, मतलब हमें एक चक्कर पूरा होने में कितना टाइम लगा ये निकालना। तो कितनी स्पीड से चक्कर लगा रहा है वो, v स्पीड से, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होती नहीं है, केवल क्या चेंज होता है, डायरेक्शन, ठीक है। तो अब स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना है टाइम एक चक्कर का, और एक चक्कर का टाइम मतलब टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों के एक चक्कर में डिस्टेंस अपॉन किस स्पीड से, b स्पीड से। अब एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, भाई सर्किल है तो एक चक्कर कंप्लीट किया सर्किल का, मतलब एक सरकमफेरेंस कंप्लीट हो गई। तो ये हो जाएगा साहब आपका 2 पाई r और अपॉन में आपका v, ठीक है। r क्या है, सर्कुलर पाथ की रेडियस, और सर्कुलर पाथ की रेडियस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास mb अपॉन qb। इट मींस t इज इक्वल टू 2 पाई r की जगह रख देंगे बच्चों हम mb अपॉन qb, ठीक है, और इनटू b, ये है ही आपका। अब v से भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड आ गया साहब चार्ज पार्टिकल का 2 पाई m अपॉन में QB। लो जी, ये आ गया चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड। अब अगर आप गौर करें बच्चों, अगर आप गौर करें तो यहां पर एक गौर करने वाली बात ये है कि नोट कर लें इस बात को कि T मतलब टाइम पीरियड, T इज इंडिपेंडेंट, T इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। जो टाइम पीरियड है चार्ज पार्टिकल का वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। अब ये बात कुछ अजीब सी लग रही है, और एक बच्चा बोला कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एंटर हुआ और एक चार्ज पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एंटर हुआ, तो बोले जो 10 वाला है वो तो बहुत स्लो चल रहा है, 100 वाला बहुत तेज दौड़ रहा है,
तो वो जल्दी चक्कर लगा लेगा अपना, नहीं, और जो 10 वाला है वो धीरे धीरे चक्कर लगाएगा। बोले कि सर ये बात कुछ मतलब फील नहीं हो रही है, विजुलाइज नहीं हो रही है कि मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा कि मतलब ये कह रहा है कि 10 वाला हो चाहे 100 वाला हो, स्पीड पर डिपेंड ही नहीं कर रहा टाइम पीरियड, नहीं, समझना बात को। तो ये कह रहा है कि चाहे 10 वाला हो चाहे 100 वाला हो, दोनों चार्ज पार्टिकल बराबर टाइम में चक्कर लगाएंगे, बराबर टाइम में, मतलब उनका जो टाइम पीरियड है वो सेम होगा, अपना एक रेवोल्यूशन इक्वल टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो वो बोला कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना, ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है। 10 वाला तो धीरे धीरे चलेगा, 100 वाला तेज चलेगा, तो वो जल्दी अपना कंप्लीट कर लेगा, कम टाइम में कंप्लीट कर लेगा अपना एक रेवोल्यूशन। तो थोड़ा सा इसको समझाइए सर, मतलब हाउ डिड पॉसिबल। देखिए बच्चों, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, देखिए एक चार्ज पार्टिकल है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, उसी चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया हमने 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, जिसकी स्पीड 10 है, मतलब जिसकी स्पीड 10 है तो उसकी स्पीड कम है 100, मतलब जिसकी ज्यादा है, तो जिसकी आपने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब आपने जब स्पीड बढ़ा दी तो रेडियस भी तो बढ़ जाएगी, हाँ या ना। तो जब रेडियस बड़ी हो गई, मतलब आपने स्पीड को 10 टाइम्स बढ़ा दिया, तो रेडियस भी उसकी 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। तो फर्क क्या पड़ा, रेडियस भी तो उतनी बढ़ गई, जो कम स्पीड वाला था वो छोटे रेडियस पर घूमेगा, और जो ज्यादा वेलोसिटी वाला है, जो ज्यादा स्पीड वाला है, वो उतने ही बड़े सर्किल पर घूमेगा। तो बात तो एक ही रही, उसको छोटे सर्किल पर घूमना पड़ रहा है, वो बड़े सर्किल पर घूम रहा है, तो उसको वो उतना ही, भले ही ज्यादा स्पीड है लेकिन सर्किल बड़ा है, समझ रहे हैं, भले ही स्पीड ज्यादा है लेकिन उसका सर्किल बड़ा है, तो वो उतने ही टाइम में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। इट मींस अगर एक ही पार्टिकल को आप अलग अलग स्पीड से एंटर कराएं तो उस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम रहेगा। क्लियर, अलग एक ही चार्ज पार्टिकल को अलग अलग स्पीड से, क्योंकि मास पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड। तो ये ऐसा नहीं है कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं अलग अलग स्पीड के, नहीं, फिर तो दोनों के मास अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है, एक ही चार्ज पार्टिकल को अलग अलग स्पीड से एंटर करा रहे हैं तो फिर उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर, अब मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा। स्पीड बढ़ाने से रेडियस भी बढ़ जाएगी, तो कहने का मतलब यह है कि स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड ज्यादा है तो क्या हुआ, सर्किल भी तो बड़ा हो गया उसका, तो वो उतना ही टाइम लेगा, ठीक है। अब साहब ये आपने कर लिया होगा, अब इसको मैं रब कर देता हूं। उसके बाद टाइम पीरियड निकाल लिया, अब जहां टाइम पीरियड वहां फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो बच्चों फ्रीक्वेंसी सब जानते हैं हम कि फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो जो हमने टाइम पीरियड निकाला उसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका QB अपॉन 2πm, QB अपॉन 2πm, ठीक है। और आप ये नोट कर लें, दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो नॉन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं, एक टॉपिक है साइक्लोट्रॉन जो कि आपके सिलेबस में डिलीटेड है, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन में रेजोनेंस आपने सुना होगा कभी 11th में अगर आपने पढ़ा हो, तो रेजोनेंस का मतलब होता है कि 2 फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएं। अगर 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये साइक्लोट्रॉन में यूज होती है, इस फ्रीक्वेंसी का इसका यूज होता है, तो वहां पर रेजोनेंस होता है कुछ, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो साइक्लोट्रॉन हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, तो हम उसे कराएंगे भी नहीं अभी फिलहाल। जब हमारा जो सारा सिलेबस की चीजें जब वो हो जाएंगी तो एक्स्ट्रा में उसे पढ़ाएंगे। तो जब कभी साइक्लोट्रॉन में कराऊंगा तो वहां पर जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते क्यों हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार सवाल में वो बोल दे कि वही फाइंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज दिस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी
किसको बोल रहा है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। अच्छा, यहाँ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पर सेकंड कितने रेवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, एन का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड में पर सेकंड कितने रेवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोल रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब ये आपका हो ही गया होगा तो इसको रख कर देता हूं मैं। उसके बाद बच्चों आती है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो ओमेगा। अब आप जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होती है 2 पाई अपॉन टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। टी हम निकाल चुके हैं बच्चों, 2 पाई एम और क्यू भी चला जाएगा साहब हमारा ऊपर, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्यू बी अपॉन एम। सो ये हो गई साहब हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर, तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हमारी चीजें सारी हो चुकी हैं। और मेन चीज क्या है कि टाइम पीरियड हमारा स्पीड पर डिपेंड नहीं करता एक गिवन चार्ज पार्टिकल के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये सारे फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दूं, चलिए मैं इधर से रफ करता हूं। अब साहब, अब बच्चे एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। आपने सुना होगा कभी स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज सुना है? नहीं सुना होगा शायद। ठीक है ना, चलिए तो स्पेसिफिक चार्ज की बात करते हैं बच्चों। स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट मास, दैट इज Q अपॉन M। Q अपॉन M, जो Q अपॉन M होता है मतलब एक गिवन चार्ज पार्टिकल के लिए, मतलब उसी पार्टिकल का चार्ज है ये, सेम पार्टिकल, सेम, ठीक है, सेम पार्टिकल मतलब उसी पार्टिकल का चार्ज और उसी पार्टिकल का मास। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन का ही मास है। अगर हम प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये प्रोटॉन का चार्ज है और ये प्रोटॉन का ही मास है। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ अ गिवन पार्टिकल। क्लियर, और इट इज डिनोटेड बाई एल्फा। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एल्फा से। हो सकता है किसी और बुक में किससे हो, ठीक है, तो मतलब इसको हम एल्फा से डिनोट करते हैं ज्यादातर बुक्स में। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला था बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को देखो, R इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, V अपॉन क्यू अपॉन एम और इंटू बी लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हो जाएगा साहब हमारा V अपॉन एल्फा बी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? मैंने Q अपॉन एम की जगह क्या रख दिया? एल्फा रख दिया। अच्छा, अभी मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था, T इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, 2 पाई अपॉन क्यू अपॉन एम इंटू बी, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा साहब 2 पाई अपॉन एल्फा इंटू बी। लो जी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया स्पेसिफिक चार्ज के टर्म्स में। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एन इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, तो ये तो Q अपॉन एम डायरेक्ट बन गया, Q अपॉन एम क्या है? एल्फा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एल्फा इंटू बी, एल्फा इंटू बी अपॉन में आपका 2 पाई। लो जी, ये हो गया आपका एल्फा के टर्म्स में फ्रीक्वेंसी। क्लियर, तो कभी कभी क्या होता है कि वो सवाल में आपको स्पेसिफिक चार्ज दे देता है, तो उस समय आप इन फॉर्मूलों को डायरेक्टली यूज करें। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं सवालों पर, क्वेश्चंस पर। ठीक है, थ्योरी आपकी खत्म, तो
सवालों के लिए बच्चों आपको मैं एक टेबल दे रहा हूं, वो टेबल आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको जानकारी नहीं है तो फिर सवालों में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। ठीक है, और वो टेबल क्या है, आप यहां पर लिखिए पार्टिकल, ठीक है, यहां पर लिखिए सिंबल, ठीक है, यहां लिखिए मास, ठीक, सॉरी यहां लिखिए चार्ज और यहां लिखिए मास। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो ई, क्लियर। मास एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन का सिंबल पी और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, मतलब ई। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसको ई लिख सकते हो या ऐसे क्यू ई, इसको ई लिख सकते हो या फिर क्यू पी, है ना, ऐसे लिख सकते हो। और आपको पता होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1840 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, किसी बुक में 1831 भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा प्रोटॉन हो गया। उसके बाद आपका आता है बच्चों एल्फा पार्टिकल, एल्फा पार्टिकल, तो एल्फा का सिंबल एल्फा। एल्फा पर बच्चों जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का या इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, और एम एल्फा जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। इसके बाद आता है बच्चों आपका ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम क्या होता है, आपने ड्यूटेरियम सुना होगा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम में आपका न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो अगर उस एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें तो न्यूक्लियस बचेगा जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। तो ड्यूटेरियम एटम के न्यूक्लियस को, ड्यूटेरियम एटम के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ड्यूटेरॉन। ठीक है, तो इसका सिंबल मान लेते हैं डी और क्यू डी, मतलब चार्ज ऑन ड्यूटेरियम क्या हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटेरियम क्या है, न्यूक्लियस और उसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो मतलब क्यू डी होगा क्यू पी के इक्वल, प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल। और एम डी मास ऑफ ड्यूटेरॉन हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद आपका बच्चों न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का एम चार्ज 0 होता है और Mn इज इक्वल टू होता है Mp, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रोक्स इक्वल होता है, थ्योरेटिकली हम उसको इक्वल मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आप जरूर बना लीजिएगा और इन रिलेशंस को जरूर याद कीजिएगा कि किस पे कितना चार्ज है और किसका मास क्या है, किसका मास किसका 4 टाइम है 2 टाइम, ये अगर आपको पता है तो फिर अब कुछ भी नहीं है बच्चों सवालों में। और अब आते हैं बच्चों हम सवालों पर। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, आपने नोट तो कर ही लिया होगा सब, ठीक है, क्योंकि अब मैं इसको रफ करने वाला हूं और जल्दी जल्दी फटाफट कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं सवालों के थ्रू। ठीक है, और लेक्चर समाप्त करते हैं, मैं इसको बनाए रखे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए साहब, तो अब आते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, आपने नोट तो कर ही लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि a proton, a neutron and an alpha particle having the same kinetic energy are allowed to pass through a uniform magnetic field perpendicular to their direction of motion. Compare the radii of their circular paths. ठीक है, तो एक प्रोटॉन है, एक ड्यूटेरॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है और वो सेम काइनेटिक एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करते हैं। तो वो कह रहा है कि उनकी रेडियाई क्या, कंपैरिजन कीजिए, मतलब कौन किसकी रेडियस का ज्यादा है कम है, कितने टाइम ज्यादा है, ये सब हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये है कि साहब परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं तो सर्कुलर पाथ पर चलेंगे, सर्कुलर पाथ पर चलेंगे तभी तो सर्किल होगा, रेडियस होगी उसमें, है ना। अब एक बात जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि R इज इक्वल टू mb अपॉन qb इक्वल टू p अपॉन qb इक्वल टू अंडर रूट 2mk अपॉन qb इक्वल टू अंडर रूट 2m qb
अपॉन क्यू बी। ये फॉर्मूले बताए थे ना मैंने रेडियस के लिए। अब आपको ये समझना है कि मैंने अभी जो आपको बोला था कि सवाल पढ़ते ही आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मेरे को रेडियस के लिए ये वाला फॉर्मूला पिक करना है। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में उसने दिया है काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन में आपको उसने दिया है काइनेटिक एनर्जी, तो आप रेडियस और काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला पिक कर लीजिए। तो मैंने साहब R इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला मैंने पिक कर लिया। ठीक है, अब एज पर क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एक ही मैग्नेटिक फील्ड में तीनों एंटर हुए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, तो ये दोनों हो गए कांस्टेंट, तो इनको हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू रूट m अपॉन में आपका Q। ठीक है, अब साहब प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और एल्फा, क्लियर, क्या क्या है, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड एल्फा। तो प्रोटॉन के लिए हो जाएगा आपका Rp इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद ड्यूटेरॉन, तो Rd प्रोपोर्शनल टू Md अपॉन Qd। ठीक है साहब, उसके बाद एल्फा, तो R एल्फा इक्वल प्रोपोर्शनल टू M एल्फा अपॉन Q एल्फा। अब जो मैंने अभी आपको टेबल दी थी, वो जो मैंने आपको टेबल दी थी मास किसका, चार्ज किसका, कितना, वो टेबल अब काम आएगी आपके। तो आप देख रहे होंगे कि Rp प्रोपोर्शनल टू रूट MP अपॉन QP और Rd प्रोपोर्शनल टू, अब आपने देखा होगा ड्यूटेरॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 2 टाइम्स है, तो Md की जगह बच्चों में लिख सकता हूं 2Mp, है ना, और Qd इज इक्वल टू Qp लिख सकता हूं। ठीक है, अब आ जाओ साहब एल्फा पर, तो R एल्फा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा M एल्फा, टेबल से देखिए M एल्फा क्या है, 4 टाइम्स ऑफ Mp और अपॉन 2 टाइम्स ऑफ Qp, जो Q एल्फा है वो प्रोटॉन का 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Rp रेशियो Rd रेशियो R एल्फा इक्वल टू रूट MP अपॉन QP रेशियो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट MP अपॉन QP रूट 2 रेशियो, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, 4 का रूट लेंगे 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका रूट MP अपॉन QP। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया सब आपका 1 रेशियो रूट 2 रेशियो 1। क्लियर, कहने का मतलब प्रोटॉन और एल्फा की रेडियस बराबर होंगी और जो ड्यूटेरॉन की रेडियस है वो आपका रूट 2 टाइम्स होगी प्रोटॉन और एल्फा की रेडियस का। क्लियर, तो ये था बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक। अब आते हैं बच्चों एक दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है ये आपने कर लिया होगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए ये रफ हो गया साहब आपका। अब आते हैं साहब दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स A एंड B, ये IIT 2001 में आया था क्वेश्चन कभी, 2 पार्टिकल्स A एंड B ऑफ masses MA and MB respectively and having the same charge are moving in a plane. A uniform magnetic field exists perpendicular to this plane. The speed of the particles are VA and VB respectively and the trajectories are as shown in figure. Then option A, MAVA less than MBVB, option B, MAVA greater than MBVB, option C, MA less than MB and VA less than VB, option D, MA equal to MB and VA equal to VB। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, IIT का नाम देखते ही एक साइकोलॉजी बन जाती है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बवाल तो होगा ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये साइकोलॉजी बना ली है हम लोगों ने कि भाई कुछ तो है इसमें। क्लियर, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आएगा। तो एक आपको ट्रेजेक्ट्री दे रखी है ये और एक ट्रेजेक्ट्री दे रखी है ये, बस आपको इतना दे रखा है सवाल में 2 पार्टिकल्स के बारे में। ये पार्टिकल A की ट्रेजेक्ट्री है और ये पार्टिकल B की ट्रेजेक्ट्री है।
ए का जो मास है वो ma और स्पीड है va, b का जो मास है वो mb और स्पीड है vb। तो वो क्या है, बस इनमें रिलेशन पूछ रहा है ना। तो बच्चों अभी अभी हमने रिलेशन पढ़ा है कि r इज इक्वल टू होता है p अपॉन m qb। इट मींस r रेडियस ऑफ सर्किल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। कहने का मतलब जिस पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी, p ज्यादा रेडियस ज्यादा, है ना। अब इसमें कौन से वाले सर्किल की रेडियस ज्यादा है, ए वाले की। इसका मतलब जो पार्टिकल ए है उसका मोमेंटम बी से ज्यादा है, तो ए का मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, एम ए वी ए हो जाएगा, और बी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम बी वी बी, मास इनटू वेलोसिटी। क्योंकि ए की रेडियस ज्यादा है, ए की रेडियस ज्यादा मतलब ए का मोमेंटम ज्यादा होगा, तो एम ए बी ए ग्रेटर देन एम बी बी बी। सवाल खत्म, क्लियर। अब साहब अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी आज की, ठीक है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों उसे देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि, इसको रब कर देता हूं पहले मैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई हैविंग इक्वल चार्जेस, ठीक है, आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and describe circular paths of radii r1 and r2 respectively. The ratio of the mass of x to that of y is ratio of masses। दोनों के मास का रेशियो पूछा है, और इसमें देखिए सोचने वाली बात यह है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं। इट मींस 90 डिग्री पर एंटर हुए हैं, तो सर्कुलर पाथ तो होगा ही होगा, और उन दोनों सर्कुलर पाथ की रेडियस r1 और r2 है, और विद सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों रेडियस और पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो अब रेडियस ये और पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ये। तो अब मेरे को कौन सा फॉर्मूला पिक करना है, मेरे को वो फॉर्मूला पिक करना है जिसमें रेडियस के लिए रेडियस के साथ क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 2m QB अपॉन में QB, ठीक है। सब दो चार्ज पार्टिकल है, इक्वल चार्ज का मतलब दोनों के लिए सेम है चार्ज, तो चार्ज कांस्टेंट हो गया तो ये हट जाएगा। दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया तो B हट जाएगा साहब, क्लियर। तो इसका मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। आओ दो पार्टिकल वन और x और y हैं, ठीक है, तो आर एक्स प्रोपोर्शनल टू, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो गया ना दोनों का, विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो बी भी सेम रहेगा, तो फिर तो मास ही मास बचा, फिर क्या टेंशन है। तो ये हो जाएगा आपका आर एक्स अपॉन आर वाई इक्वल टू रूट में आपका हो जाएगा m1 अपॉन m2, क्लियर। तो m1 अपॉन m2 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका r1, ये r2, तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, लीजिए साहब हो गया r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। लो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल सवाल है, ये भी आपका कभी IIT 1988 में आया था, वो जो 80 में 88 में आ जाते थे वो बच्चों CBSE में भी आ जाते हैं। CBSE का पेपर आप इतना हल्के में ना लें, जो 25 नंबर का जो पेपर है वो ऐसा आता है कि एवरेज स्टूडेंट उसे कर सकता है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है। बाकी 25 मार्क्स से ऊपर का जो पेपर होता है वो बच्चा वही कर सकता है जिसने वाकई डीपली स्टडी की है और अच्छा मतलब उसका कमांड है फिजिक्स पर, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अच्छी कमांड अच्छे क्वेश्चन से ही हो सकती है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे रफ कर देता हूं, तो ये रफ हो गया था। अब आते हैं H positive, He positive and O2 positive all having the same kinetic energy pass through a region in which there is a uniform magnetic field perpendicular to their velocity. The masses of H positive, He positive and O2 positive are 1 AMU, 4 AMU and 16 AMU respectively. Then H positive will be deflected most, O2 positive will be deflected most, He positive and O2 positive will be deflected equally, all will be deflected equally, क्लियर। तो देखो बच्चों यहाँ पर आप बात करते हैं तो सेम काइनेटिक एनर्जी, तो रेडियस और काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन ले लेंगे, तो R इज इक्वल टू
अंडर रूट 2mk अपॉन QB। ठीक है। अब साहब तीनों पर चार्ज अलग अलग है ना, देखो H पॉजिटिव, He पॉजिटिव और O2 पॉजिटिव, तो एक पर 2 पॉजिटिव है तो चार्ज अलग अलग है। ठीक है, मास भी अलग अलग है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका रूट m अपॉन में आपका Q। ठीक है। अब साहब R H पॉजिटिव प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बच्चों MH। ठीक है, वो है आपका 1, तो रूट का 1 का रूट 1 और Q हो जाएगा आपका H पॉजिटिव क्या है बच्चों, H पॉजिटिव है आपका तो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मतलब चलो 1 चार्ज मान लेते हैं ना, इस पे E चार्ज मान लेते हैं, लो। ठीक है। अब साहब He पॉजिटिव तो RHE पॉजिटिव प्रोपोर्शनल टू He पॉजिटिव का मास है बच्चों 4, तो यहाँ 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा और चार्ज उतना ही है तो 2 अपॉन E। ठीक है ना। अब साहब RO2 पॉजिटिव प्रोपोर्शनल टू, इसका है 16 मास, तो यहाँ पे 16 रखेंगे तो रूट से आ जाएगा 4 और चार्ज है बच्चों इस पर 2E, तो 2E, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन E, 2 अपॉन E। क्लियर। तो देखो 2 अपॉन E, 2 अपॉन E, तो दोनों की रेडियस इक्वल है, मतलब इक्वली डिफ्लेक्ट होंगे। कौन कौन, He पॉजिटिव एंड O2 पॉजिटिव विल बी डिफ्लेक्टेड इक्वली, देख रहे हो ना, 2 अपॉन E, 2 अपॉन E, तो दोनों की रेडियस सेम आएगी तो इक्वली डिफ्लेक्ट होंगे। क्लियर। अब बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपका 2004 IIT जब स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करता था, पहले स्क्रीनिंग होता था फिर आपका मेन एग्जाम होता था उसका IIT का। ठीक है ना, तो ये उसका है। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि ये साहब आपका Y और ये आपकी X, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी U, और इस रीजन में आपका ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा -Z में है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड -Z में है। तो क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड u along the positive x axis at y equal to 0 enters a region of uniform magnetic field B equal to -B naught k cap which exists to the right of y axis. The electron exists from the region after some time with the speed v at coordinate y, then v greater than u, y less than 0, v equal to u, y greater than 0, v greater than u, y greater than 0, v equal to u, y less than 0। तो बच्चों यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताई थी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, जिस स्पीड से एंटर करेगा वो उस स्पीड से ही एग्जिट करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर कोई वर्क डन नहीं करता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। तो इसमें से दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, बी ग्रेटर देन यू, बी ग्रेटर देन यू, क्योंकि बी और यू ऑलवेज सेम होंगी। यू मान लो जहां से भी वो निकलेगा तो वहां फाइनल स्पीड मान लेते हैं बी, तो बी और यू दोनों बराबर होंगे, तो इन दो में से ही कोई है, बी और डी में से, बी इक्वल टू यू, बी इक्वल टू यू। अब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, बाई ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस बाई, और बाई लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव बाई। तो ये बस डायरेक्शन पता कर लो कि ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट किधर होगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इधर जा रहा है, तो इसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन हो गई ये। अब राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से फिंगर हो गई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ -Z, और क्योंकि करंट है आपकी इधर नीचे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ, तो आउटवर्ड नॉर्मल आ जाएगा नीचे। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये -y की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर। तो y लेस देन 0 और उतनी ही स्पीड से निकलेगा, मतलब v इक्वल टू क्या होगी u। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बच्चों, v इक्वल टू u एंड y लेस देन 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉन, वो ये पूछना चाह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन किधर डिफ्लेक्ट होगा, प्लस वाई की तरफ या माइनस वाई की तरफ, और किस स्पीड के साथ वो निकलेगा। तो उसी स्पीड से निकलेगा जिस स्पीड से वो एंटर हुआ था। क्लियर, हाँ या ना। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। जैसे अभी के और ये बी आए थे, तो आपके ऐसे क्वेश्चन में मान लो मोमेंटम की बात करें, वो मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम वाला ले लेंगे, अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड ले लेंगे, है ना। क्लियर है। तो अब एक क्वेश्चन और चलो कर लेते हैं जिसमें मान लो स्पीड या मोमेंटम आ रहा हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा सब आपका
चलो इसको कर लेते हैं टाइम पीरियड वाला। द रेशियो ऑफ पीरियड्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम पीरियड्स का उसने रेशियो की बात कर रहा है, टाइम पीरियड के रेशियो की बात कर रहा है अल्फा और प्रोटॉन की। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था बच्चों T इक्वल टू 2πm अपॉन में आपका QB, ठीक है। तो T इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन Q, क्योंकि अल्फा और प्रोटॉन दोनों के मास और चार्ज अलग अलग होंगे, है ना। तो T अल्फा अपॉन TP इज इक्वल टू m अल्फा अपॉन MP इंटू QP अपॉन Q अल्फा। अब m अल्फा होता है बच्चों 4mp, तो 4mp अपॉन mp इंटू QP और Q अल्फा होता है बच्चों 2 इंटू QP, QP से QP कैंसिल, MP से MP और 2 2 जा 4। सो T अल्फा अपॉन TP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2:1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है, ये आपका एक क्वेश्चन क्या है स्पेसिफिक चार्ज वाला, कि इलेक्ट्रॉन्स मूव एट, ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। चलिए मैं इसे हटा देता हूं। तो एक क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव एट राइट एंगल्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड of 1.5 into 10 to the power minus 2 Tesla with a speed of 6 into 10 to the power 7 meter per second if the specific charge, अब इसमें specific charge आ गया, specific charge of the electron is 1.7 into 10 to the power 11 coulomb per kg, the radius of the circular path will be, ठीक है। तो अब स्पीड की बात हो रही है और परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ। तो R इज इक्वल टू mb अपॉन QB, और ये हो जाएगा स्पेसिफिक चार्ज के टर्म्स में V अपॉन अल्फा इंटू बी। बाकी आपको सारी वैल्यूज गिवन है। स्पीड है आपका 6 इंटू 10 टू दी पावर 7, अल्फा आपको गिवन है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 11 इंटू मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा साहब हमारा इंटू 100, ये दोनों पॉइंट्स हटा दिए साहब, 11 में से 2 गए तो ये 9 प्लस का ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 टू दी पावर 9, समझ रहे हो। देखो 7 और 10 की पावर 2 9 और ये 10 की पावर 9, तो ये तो कैंसिल ही हो गए, है ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये ऊपर बचेगा आपका 6, है ना, और नीचे बचेगा आपका 17 इंटू 15, तो ये हो गया 2, ये हो गया आपका 5, तो 2 अपॉन 85, 2 अपॉन 85, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, ठीक है। तो 2 को डिवाइड कर दो 85 से, न जाने की 0 पॉइंट, यहां पर साहब आपका एक 0 और लगा दी, तो ये हो जाएगा 85 दूनी, तो 2 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10 का 1 2 16 और 1 17 है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है, फिर एक 0 लगा ली, तो 85 दूनी ही आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 85 दूनी, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों नहीं 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 15 3 24 25, ठीक है, नहीं 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 5 15 नहीं, 2 बार ही जाएगा, तो 2 पंजे 10, 2 16 और 1 17 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा लगभग 2.2 सेंटीमीटर, तो 2.35 वाला आएगा, 2.35 सेंटीमीटर। और आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आएगा 2.35 सेंटीमीटर, क्लियर है बच्चों। अब साहब ये क्वेश्चन है, मैं आपको एज ए होमवर्क, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन मास दे रखा है आपको, चार्ज दे रखा है, इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज, तो T इक्वल टू 2πm अपॉन QB आप यूज करें, ठीक है, और सवाल आपका हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मैं समझता हूं कि आज मैंने मोर देन एनफ आपको बताया है, ठीक है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।